हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा में सिलेजनेला। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिलेजनेला के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि सिलेजनेला को साधारण तौर पर स्पाइक मास के नाम से भी जानते हैं या इसी को स्मॉल क्लब मास के नाम से भी जानते हैं। सिलेजनेला आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में बच्चे सजीवन बूटी के रूप में इसे लगाते हैं। छोटे छोटे गमले में लगाया जाता है, पिंक कलर का फ्लावर खिलता है, तो कुछ उस तरीके से पत्तियां देखने को मिलती हैं सिलेजनेला में। तो सिलेजनेला का पहला जो क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल क्लब मास या इसी को स्पाइक मास के नाम से जानते हैं। पहला ही पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, अगर क्लब मास पूछा जाएगा केवल तो वो लाइकोपोडियम को बोला जाता है, पहले ये सब पढ़ाया जा चुका है। लेकिन अगर स्मॉल क्लब मास पूछा जाएगा तो वो फिर वो सिलेजनेला को बोला जाता है। तो यहाँ से ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन सी प्रजातियाँ जीरोफिटिक होती हैं, मरुस्थलीय नेचर की होती हैं या मरुद्भिद होती हैं। तो उनमें है, प्रमुख है सिलेजिला लेपिडोफिला और सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस। तो ये लेपिडोफिला और रूपेस्ट्रिस प्रजातियां इसकी जीरोफिटिक होती हैं। और भी होती हैं, एक दो प्रजातियां हैं, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, सिलेजनेला लेपिडोफिला और सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस, ये इसकी जीरोफिटिक प्रजातियां हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिलेजनेला के दृष्टिकोण से। इसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बर्ड नेस्ट मास किसे कहते हैं। तो ये भी सिलेजनेला लेपिडोफिला को बोला जाता है। यहाँ से ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि इनमें से किसे बर्ड नेस्ट मास के नाम से जानते हैं। अगर वहाँ पर स्पीसीज दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप सिलेजनेला को टिक करेंगे। वैसे सिलेजनेला लेपिडोफिला को बोला जाता है बर्ड नेस्ट मास। इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ ऊपर अभी आपने पढ़ा कि सिलेजनेला लेपिडोफिला एक मरुस्थलीय प्रजाति है। तो जब पानी की कमी होती है तो ये अपनी पूरी प्लांट बॉडी सिकोड़ करके, जैसे पक्षियों का घोंसला होता है गोलाकार, कुछ उस तरीके से बना लेता है। और फिर जब मॉइस्ट कंडीशन आती है, जब मौसम में नमी आ जाता है, जल की मात्रा उपलब्ध हो जाती है थोड़ी बहुत, तो ये पुनः फैल करके ग्रो करने लगता है। इसीलिए इसे हम बर्ड नेस्ट मास के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें रिसरेक्शन पावर होती है, मतलब संजीवनी पावर होती है। एक बार मृत होने के बाद भी दोबारा इसमें ग्रो करने की क्षमता पाई जाती है। तो पूछा जाएगा यहाँ से, ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इनमें से किस प्लांट में रिसरेक्शन पावर देखने को मिलती है या संजीवनी क्षमता देखने को मिलती है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिलेजनेला में। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक यहाँ पर शुरुआत में जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं, सब आप देख रहे हैं कि सब जगह से क्वेश्चन बनता है। कॉमन नेम भी पूछा जाता है, जीरोफिटिक स्पीसीज भी पूछी जाती हैं, बर्ड नेस्ट मास भी पूछा जाता है, रिसरेक्शन पावर भी यहाँ से पूछा जाता है। इसकी कौन सी जात एपीफाइटिक होती है, अर्थात दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती है। तो वो है सिलेजनेला क्राउसियाना, जो कि एक वेल नोन सिलेजनेला की स्पीसीज है, और सिलेजनेला ओरेगाना। ये दोनों इसकी एपीफाइटिक प्रजातियां हैं जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसकी पत्ती के बारे में। इसकी पत्तियां डाइमार्फिक हो सकती हैं, ज़्यादातर तो आइसोमार्फिक ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर डाइमार्फिक कंडीशन भी पत्तियों में देखने को मिलती है। पत्ती जो होती है, जैसे यहाँ पर ये पत्ती है, तो इस पत्ती के नीचे एक छोटी सी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे हम लिग्यूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिलेजनेला की हर पत्ती के नीचे एक छोटी सी पत्ती नुमा संरचना और पाई जाती है जिसे हम लिग्यूल कहते हैं। और लिग्यूल को भी अगर हम थोड़ा सा विस्तार से देखें,
अगर हम मान लें कि ये हमारा एक लिग्यूल है, तो इस लिग्यूल का जो बेस पॉइंट है, उस बेस पॉइंट को हम ग्लोसोपोडियम के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए पहले शुरुआत से देखते हैं यहाँ पर कि पत्तियाँ डाइमार्फिक हो सकती हैं। डाइमार्फिक में क्या होगा कि कुछ पत्तियाँ छोटी होती हैं और कुछ पत्तियाँ बड़ी होती हैं। तो इस आधार पर हम प्लांट को दो ग्रुपों में बांट सकते हैं। हेट्रोफिलम में ऐसे पौधे आएंगे जिनमें दोनों प्रकार की पत्तियां होती हैं, छोटी पत्तियां भी होती हैं और बड़ी पत्तियां भी होती हैं। तो हेट्रोफिलम स्पीसीज में आ जाता है सिलेजनेला क्राउसियाना और सिलेजनेला लेपिडोफिला। अर्थात यहाँ पर जो दोनों आप जीरोफिटिक प्रजातियाँ देख रहे हैं उसमें आ जाता है एक क्राउसियाना जो कि आपका इपीफाइटिक का है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, एक क्राउसियाना जो कि इपीफाइटिक का है और एक आपका लेपिडोफिला। तो ये आते हैं हेट्रोफिलम में, अर्थात इनमें छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की पत्तियां मौजूद होती हैं। इसके बाद दूसरा है होमोफिलम। होमोफिलम में क्या होता है कि सभी पत्तियां समान आकार की होती हैं, उनमें कोई बड़ी या छोटी पत्ती नहीं होती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सिलेजनेला स्पाइनुलोसा और सिलेजनेला रूपेस्टिस। तो इस प्रकार से पत्तियों के आधार पर हम सिलेजनेला को दो ग्रुपों में बांट सकते हैं, हेट्रोफिलम और होमोफिलम। अगर हेट्रोफिलम स्पीसीज है तो जो पत्तियां होती हैं वो 4 स्पाइरल रो में अरेंज होती हैं। उनमें से 2 रो स्मॉलर पत्तियों का होता है और 2 रो यहाँ पर लार्जर पत्तियों का होता है। तो यहाँ से 4 रो में पत्तियां व्यवस्थित होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? लिगुलेट होती हैं। अभी हमने बताया कि पत्तियों की बेस पर या नीचे एक छोटी सी पत्ती नुमा उभार और निकला रहता है, इसी को हम लिग्यूल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इनमें से किसकी पत्ती लिगुलेट होती है। विकल्प में सिलेजनेला रहेगा तो आप सिलेजनेला को लगाएंगे। तो पत्तियां लिगुलेट तो होती हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन जब कठिन किया जाता है तो एक और क्वेश्चन बनता है कि इस लिग्यूल के बेस पार्ट को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम ग्लोसोपोडियम के नाम से जानते हैं। यहाँ से ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ग्लोसोपोडियम पूछा जाता है। इसके बाद अब हम पत्तियों की बात कर रहे हैं, तो पत्तियों में जो मीसोफिल सेल्स पाई जाती हैं, अर्थात जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि सिलेजनेला मार्टेंसी में केवल 1 क्लोरोप्लास्ट होगा, सिलेजनेला क्राउसियाना में 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं और सिलेजनेला विल्डेनोवी में 8 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो यहाँ पर मीसोफिल सेल में पत्तियों क्लोरोप्लास्ट की संख्या जो होती है वो सेपरेट होती है। किसी में 1 क्लोरोप्लास्ट है, किसी में 2 है, किसी में 8 है। अगर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का आकार पूछा जाएगा कि किस आकार के होते हैं, तो ये सभी कप शेप्ड होते हैं। इसके पहले आपने कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पढ़ा हुआ है क्लेमाइडोमोनास में, जिस समय आप पढ़ रहे थे एल्गी। तो वहाँ पर आपने पढ़ा है, वहाँ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पूछा जाता है कि इनमें से कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में मौजूद होता है, तो वहाँ पर क्लेमाइडोमोनास आपने पढ़ा हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए सिलेजनेला के केस में भी कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। संख्या में अलग अलग होते हैं, कुछ प्रजातियों में 1 की संख्या है, कुछ में 2 की, कुछ में 8 की। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसके क्लोरोप्लास्ट में स्पिंडल शेप्ड का मतलब होता है तर्क के आकार का। इस तरीके से स्पिंडल शेप्ड पायरेनाइट्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनमें से किसके क्लोरोप्लास्ट में पायरेनाइट्स होते हैं, तो जवाब हो जाएगा सिलेजनेला। इसलिए ये पॉइंट यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सिलेजनेला की पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पायरेनाइट्स मौजूद होते हैं। पायरेनाइट्स की संख्या कितनी होती है, तो ये मेनी मतलब बहुत से पायरेनाइट्स पाए जाते हैं। आकार कैसा होता है, तो स्पिंडल शेप्ड होता है। इसके पहले जिस समय आप ब्रायोफाइटा पर रहे थे, तो ब्रायोफाइटा में जो आपको फ्यूनेरिया पढ़ाया गया था, वहाँ बताया गया था कि फ्यूनेरिया के लीव्स में भी पायरेनाइट्स मौजूद होते हैं। लेकिन
ज़्यादातर जो पायरेनाइड्स होते हैं वो एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में ही देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा में केवल कुछ ही केसों में मिलते हैं, इसलिए ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टेम की बात करें तो स्टेम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके स्टेम में ट्रेबिकुली मौजूद होती है। ट्रेबिकुली का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ये एक सेक्शन काटा गया तो इसके बीच बीच में इस तरीके से सेल का एक आकार आपने बनाया होगा, अगर बीएससी किया होगा तो इसी को हम ट्रेबिकुली कहते हैं। सेल का एक स्ट्रैंड होता है, जंजीर नुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं, इसी को हम ट्रेबिकुली कहते हैं। तो पूछा जाता है यहाँ पर कि किसके तने में हमें ट्रेबिकुली देखने को मिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि स्लेजनेला। ये इसका एक यूनिक फीचर है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसके तने में हमें ट्रेबिकुली देखने को मिलता है। इसके अलावा जब क्वेश्चन को थोड़ा सा और कठिन किया जाता है तो यहाँ से ये बनता है कि ये जो ट्रेबिकुली है ये किसका मॉडिफिकेशन है, किसका रूपांतरण है, तो इंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन होते हैं। यहाँ से ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि इनमें से जो ट्रेबिकुली होते हैं ये इंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पर पॉलीस्टिलिक कंडीशन पाई जाती है इसके स्टेम में, मतलब ढेर सारे स्टील्स मौजूद होते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो ट्रेबिकुली हैं ये जीरोफिटिक प्रजातियों में या मरुस्थलीय प्रजातियों में ट्रेबिकुली नहीं पाई जाती है, ट्रेबिकुली एब्सेंट होती है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है। इसके बाद जाइलम वेसल्स भी कुछ प्रजातियों में स्लेजनेला की देखने को मिलती है। साधारण तौर पर जब टेडोफाइटा का कैरेक्टर आपको पढ़ाया गया था तो वहाँ बताया गया था कि इसके जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियाँ स्लेजनेला की ऐसी हैं जिनमें जाइलम वेसल्स मौजूद होती हैं। तो ये पॉइंट भी आप कंसीडर किए रहिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर रूट की बात करें तो रूट यहाँ पर जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े समय के लिए पाई जाती है, बाद में ये रूट डिसअपीयर हो जाती है। उसका स्थान ले लेती हैं अपस्थानिक जड़ें, जिसे हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो निकलती कहाँ से हैं, तो ये राइजोफोर के टिप से निकलती हैं, उसके जो टिप पोर्शन होता है वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। इसके बाद यहाँ पर राइजोफोर की बात करें तो इसका राइजोफोर काफ़ी विवादित है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। कुछ वैज्ञानिक राइजोफोर को जड़ मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक राइजोफोर को तना मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक राइजोफोर को जड़ और तना के बीच की संरचना मानते हैं। तो इसी बात को लेकर के साइंटिस्टों में मतभेद है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है स्लेजनेला के राइजोफोर से। तो यहाँ से देखिए, कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर इनमें रूट, अगर ये राइजोफोर रूट होता तो इसमें रूट कैप होना चाहिए, लेकिन चूँकि रूट कैप नहीं होता है इसलिए हम इसे एक तना मानेंगे। तो कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि इसे तना कंसीडर करते हैं। और तना कौन कंसीडर करता है, तो यहाँ पर देखिए साइंटिस्टों के नाम लिखे गए हैं, ब्रुचमैन, वर्सडेल और कुशी। ये तीनों साइंटिस्ट हैं जो कि यहाँ पर राइजोफोर को एक तना मानते हैं कि ये एक तना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट कैप एब्सेंट होती है। इसके अलावा ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब होता है, हाँ ये रूट का होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट का होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अदर कैरेक्टर रिजेबल टू रूट्स। हाँ, इसके जो बाकी कैरेक्टर हैं रूट कैप एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो बाकी कैरेक्टर हैं, बाकी कैरेक्टर में क्या है कि जैसे इनका कोई कलर नहीं होता है, इस पर नोड्स या इंटर नोड्स नहीं पाए जाते हैं, और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ये बढ़ते हैं। तो इसलिए कुछ वैज्ञानिक इन्हें जड़ कंसीडर करते हैं, रूट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन है, देखिए कि स्लेजनेला कस्पिडेटा, स्लेजनेला कस्पिडेटा यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि इसमें राइजोफोर एब्सेंट होता है। क्वेश्चन यहाँ से दिया जाएगा कि इनमें से स्लेजनेला की कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसमें राइजोफोर एब्सेंट होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा स्लेजनेला कस्पिडेटा में
यहाँ पर राइजोफोर एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे वांटिंघम इसे रूट मानते हैं, वांटिंघम इसे जड़ मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब ये कलरलेस होता है, इस पर नोड इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, इस पर हाँ ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, तो ये एक जड़ है। लेकिन दो और साइंटिस्ट हैं गोएबल और बावर, वो कहते हैं कि ये ना तो जड़ है ना तो तना है, बल्कि दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को वे एक स्पेशल नाम देते हैं, वो कहते हैं कि ये आर्गन ऑफ सुई जनरिस है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से आर्गन ऑफ सुई जनरिस किसे कहते हैं, तो वो राइजोफोर को बोला जाता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है कि वांटिंघम इसे जड़ मानते हैं, गोएबल और बावर इसे ना तो जड़ मानते हैं ना तना मानते हैं, बल्कि वे इसे आर्गन ऑफ सुई जनरिस मानते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए ब्रुचमैन, वर्सडेल और कुसिक हैं, ये इसे एक तना मानते हैं, एक स्टेम मानते हैं। इसके बाद हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें कायिक जनन होता है। कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसके जितने भी खंड होते हैं, प्रत्येक खंड डेवलप करके एक नया प्लांट बना लेता है। इसमें रेस्टिंग बड पाई जाती हैं, कलियाँ पाई जाती हैं, जो कि कुछ समय तक रेस्ट कर सकती हैं सेपरेट होने के बाद। इसके बाद वो ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेती हैं। ट्यूबर्स भी पाए जाते हैं, ट्यूबर्स के द्वारा भी इनमें जनन होता है। इसके अलावा एपोगैमी भी देखने को मिलता है। एपोगैमी और एपोस्पोरी आपको पढ़ाया गया है विधिवत यहाँ पर। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसमें स्ट्रोबिलस पाए जाते हैं। स्ट्रोबिलस एक फूल लाइक संरचना ही कुछ देखने को मिलती है, और ये इसे हम स्पाइक बोलते हैं। स्पाइक का मतलब होता है कि यहाँ पर ये सेसाइल फ्लावर्स व्यवस्थित होते हैं, इसी को स्पाइक बोला जाता है। कि जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं यहाँ पर, अर्थात इनमें इसी कंडीशन को यहाँ पर स्पाइक बोला जाता है। जैसे चिरचिटा का पौधा आपने देखा होगा, तो चिरचिटा के पौधे में जो फ्लावर्स होते हैं वो इसके स्टेम में डायरेक्ट चिपके हुए होते हैं, तो वो सेसाइल कंडीशन कहलाती है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि स्ट्रोबिलस पाए जाते हैं और स्पाइक प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम दो संरचनाएँ पाई जाती हैं। तो मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजियम्स मौजूद होती हैं और माइक्रो स्पोरोफिल में माइक्रो स्पोरेंजियम्स होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेगा स्पोरेंजियम है, इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे सिलेजनेला विल्डेनोवी। यहाँ पर जो मेगा स्पोर बनते हैं मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, उनकी संख्या 16 से 40 तक हो जाती है। मतलब एक मेगा स्पोरेंजियम के अंदर नंबर ऑफ मेगा स्पोर जो होगा वो सिलेजनेला विल्डेनोवी में 16 से 40 तक हो जाता है। इसके अलावा सिलेजनेला मोनोस्पोरा और सिलेजनेला कस्पिडेटा, इसके मेगा स्पोरेंजियम में केवल एक ही मेगा स्पोर बनते हैं, जबकि सिलेजनेला रूपेस्टिस इसके मेगा स्पोरेंजियम में 2 मेगा स्पोर फंक्शनल होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर ऑफ मेगा स्पोर को लेकर के मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रो स्पोर्स बनते हैं। इनमें जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। आपको शुरुआत में ही लेप्टोस्पोरेंजिएट और यू स्पोरेंजिएट बताया गया है, मतलब कि स्पोरेंजियम के विकास में ग्रुप ऑफ सेल्स भाग लेती हैं, तो उसी को हम कहते हैं यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसका जो माइक्रो स्पोर है वो कितनी कोशिका की अवस्था में होता है जब माइक्रो स्पोरेंजियम से बाहर आता है। तो वो 13 सेल स्टेज में, जब वो 13 कोशिकाओं का होता है उस समय वो माइक्रो स्पोरेंजियम से बाहर आता है। उस 13 में से एक तो होती है प्रोथैलियल सेल, 8 होती है जैकेट सेल और 4 होती है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। तो 13 कोशिकाओं की अवस्था में इसका माइक्रो स्पोर जो है वो माइक्रो स्पोरेंजियम से बाहर आता है। इसके बाद यहाँ पर जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल हैं उनसे एंथ्रोजॉइड बनते हैं और इसका एंथ्रोजॉइड भी ब्रायोफाइटा की तरह बाइफ्लैजिलेट होता है। ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है।
पूछा जा सकता है यहाँ से कि स्लेजनेला का एंथ्रोजॉइड कैसा होता है, तो यहाँ पर ये बाइफ्लैजिलेट होता है। आर्चिगोनियम की बात करें तो आर्चिगोनियम हम थोड़ा सा ब्रायोफाइटा से तुलना करते हैं, शार्ट नेक पाई जाती है, जबकि ब्रायोफाइटा में आपने देखा था कि जो आर्चिगोनियम होती थी इस प्रकार से उसकी ये नेक काफ़ी लंबी होती थी, लेकिन यहाँ पर जो इसकी नेक होगी ये अपेक्षाकृत शार्ट होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि आर्चिगोनियम में नेक शार्ट होती है। सिंगल नेक कैनाल की संख्या केवल एक ही होती है। वहाँ पर आप पढ़ते थे 4, 5, 6 की संख्या में नेक कैनाल सेल पाई जाती थी ब्रायोफाइटा में, जबकि यहाँ स्लेजनेला में आप देख रहे हैं कि केवल सिंगल नेक कैनाल सेल पाई जाती है। बाकी इसके अलावा वेंटर भी होते हैं, एक वेंटर कैनाल सेल होती है और वेंटर के अंदर ही एग होता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर भी वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइटा में भी आपने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के लिए जल आवश्यक है, टेडोफाइटा में भी फर्टिलाइजेशन के लिए जल आवश्यक होता है। इसका जो स्पर्म है वो मेगा स्पोर की तरफ जो अट्रैक्ट होता है वो मैलिक एसिड के कारण होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्पर्म का जो अट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो मैलिक एसिड की वजह से होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट प्रावस्थाएं एक दूसरे के बाद क्रमशः इसमें आती रहती हैं। इसी को हम कहते हैं हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, यहाँ पर जो स्पोरेंजियम की व्यवस्था होती है वो दो प्रकार की होती है, या तो बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलेगा या फिर मोनो स्पोरेंजिएट। बाई स्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि जब एक स्पोरोफिल पर मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम दोनों पाई जाए तो उसे बाई स्पोरेंजिएट कहते हैं। और जब एक स्पोरोफिल पर केवल एक स्पोरेंजियम हो, चाहे वो माइक्रो हो चाहे मेगा हो, तो उसे हम मोनो स्पोरेंजिएट कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक फिगर के द्वारा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको इनकी व्यवस्था कैसे होती है। थोड़ा सा यहाँ बगल से मिटा रहे हैं फिगर बनाने के लिए छोटा सा। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ऐसे बीच में तो मान लीजिए एक आपका एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर ये जो पत्ती है इस प्रकार से, फिर यहाँ से ये पत्ती हो गई, तो ये पत्तियां हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमें देखिए 3 कंडीशन देखने को मिलती है। मेगा स्पोरेंजियम ओनली एट बेस, मतलब यहाँ जो बेस है यहाँ केवल मेगा स्पोरेंजियम हो गया, ठीक, और बाकी जितना बचा हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा, सब माइक्रो स्पोरेंजियम हो जाएगा। तो मेगा स्पोरेंजियम ओनली एट बेस, केवल बेस पर अगर पाई जाए तो ये कंडीशन देखने को मिलती है स्लेजनेला रूपेस्टिस में और स्लेजनेला स्लेजिनाइट्स में, कि मेगा स्पोर नीचे है और माइक्रो स्पोर सभी ऊपर व्यवस्थित हैं। इसके बाद ओनली 1 मेगा स्पोरेंजियम एट बेस, मतलब यहाँ पर देखिए दोनों में थोड़ा सा पॉइंट कंफर्म करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया, तो आप दोनों को ध्यान से देखिए। पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि नीचे मेगा स्पोरेंजियम हो, ऊपर माइक्रो स्पोरेंजियम हो, चाहे जितनी संख्या हो चाहे जितने रो हो उससे मतलब नहीं है, 2 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, मतलब अगर मेगा स्पोरेंजियम है तो वो एक क्रम से हो, इसके बाद माइक्रो स्पोरेंजियम हो। और दूसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि ओनली 1 मेगा स्पोरेंजियम एट बेस, कि यहाँ पर केवल 1 मेगा स्पोरेंजियम बेस पर होगा, बाकी जितने होंगे सब माइक्रो होंगे। तो ये दूसरा कंडीशन है, इसका एग्जाम्पल है स्लेजनेला क्राउसियाना। और तीसरा कंडीशन है कि एक साइड में माइक्रो स्पोरेंजियम हो और दूसरे साइड में मेगा स्पोरेंजियम हो। जैसे इधर वाले मान लेते हैं कि सभी माइक्रो स्पोरेंजियम हैं और इधर वाले मान लेते हैं कि ये सभी मेगा स्पोरेंजियम हैं। तो यहाँ एक रो में माइक्रो स्पोरेंजियम हो गया और एक रो में हमारा मेगा स्पोरेंजियम होगा। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है स्लेजनेला इक्विफोलिया में।
तो यहाँ ये तीनों प्रजातियाँ ध्यान रखिएगा कि अगर बेस पर मेगा स्पोरेंजियम बाकी माइक्रो, तो ये हमें देखने को मिलेगा स्लेजिनेला रूपेस्टिस और स्लेजिनेला स्लेजिनाइड्स में। एक मेगा स्पोर नीचे मेगा स्पोरेंजियम, बाकी सब माइक्रो स्पोरेंजियम, ये हमें देखने को मिलेगा स्लेजिनेला क्राउसियाना में। एक साइड में माइक्रो स्पोरेंजियम, एक साइड में मेगा स्पोरेंजियम, ये हमें देखने को मिलता है स्लेजिनेला इनइक्विलिफोलिया में। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, एक निगाह हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो इसका कॉमन नेम पूछा जाता है, क्लब मास या स्पाइक मास, स्मॉल क्लब मास या स्पाइक मास, जीरोफिटिक प्रजातियाँ पूछी जाती हैं कितनी है, रिसरेक्शन पावर पूछा जाता है इसमें से किसमें देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ लिग्यूल से इम्पॉर्टेंट है, पत्तियाँ लिगुलेट होती हैं, बेस पर जो लिग्यूल का बेस होता है उसे ग्लोसोपोडियम के नाम से जानते हैं। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बहुत से पायरेनाइड्स होते हैं, ये पॉइंट भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद स्टेम में इसका ट्रेबिकुली इम्पॉर्टेंट है, ट्रेबिकुली मौजूद होते हैं और ये ट्रेबिकुली इंडोडर्मिस का रूपांतरण है, ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ट्रेबिकुली जीरोफिटिक प्रजातियों में एब्सेंट होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, एडवेंटिशियस परमानेंट होती है। इसके बाद यहाँ पर राइजोफोर की बात है, तो राइजोफोर को किसने जड़ माना है, किसने तना माना है और किसने इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर माना है, ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ये जियोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है लेकिन फोटोट्रॉपिक ये निगेटिव होता है। इसका मतलब है कि जिधर प्रकाश रहेगा उधर इसका राइजोफोर नहीं जाएगा, जिधर अंधेरा रहेगा उधर इसका राइजोफोर जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब है कि नीचे ज़मीन की दिशा में जाता है, ऊपर उठा हुआ नहीं जाता है, तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद यहाँ से देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो कितने सेल की अवस्था में बाहर निकलते हैं, तो 13 सेल स्टेज में होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इम्पॉर्टेंट आपको दिखा दिए गए हैं। तो स्लेजिनेला हमारा समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लाइकोपोडियम। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।